हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय गणतंत्र के बारे में। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के बारे में। भारतीय गणतंत्र के बारे में तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम गणतंत्र क्या होता है और भारत में गणतंत्र की शुरुआत कब से हुई, इसके विषय में थोड़ा बहुत हम संक्षेप में आलोचना करेंगे। और पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक नहीं बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को आप लोग को घर पे जब किताब पढ़े तो बेहतर रूप से समझ में आ जाए, इसी के लिए मैं इसको संक्षेप में आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग घर में जब भी पढ़ाई करें तो कोई आप लोग कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। गणतंत्र और संविधान दोनों को एक दूसरे का परिपूरक कहा जाता है। गणतंत्र के बिना संविधान नहीं हो सकता है और संविधान के बिना गणतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत लगभग 200 सालों तक, लगभग कितने सालों तक, 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, तो इस दौरान जब भारतीयों के मन में जब राष्ट्रवाद का विचार या भावना जागृत हुआ, तब अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन चले और आंदोलन चलते आखिरकार जो सन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके बाद भारत को लगभग आज़ादी मिल चुकी थी। और ठीक उसी दौरान 1945 में जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड का अधीन भारत था, इंग्लैंड में श्रमिक दल का सरकार गठन हुआ था। ठीक है, तो ये श्रमिक दल क्या थी? श्रमिक दल थोड़ा उदारवादी थी और यह श्रमिक दल क्या का जो लक्ष्य था वो था भारत को स्वाधीनता देना। इसी संदर्भ में उन लोगों ने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था। ठीक है, इस चीज को हम यही छोड़ते हैं और थोड़े पीछे जाते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र राष्ट्र उस राष्ट्र को कहते हैं जिस राष्ट्र में जनता का शासन चलता है या जनता द्वारा बनाया गया शासन चलता है, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, तो वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर देशों में परोक्ष गणतंत्र ही चलता है। क्यों परोक्ष गणतंत्र चलता है, क्वेश्चन ये उठता है। तो परोक्ष गणतंत्र चलने का कारण है कि विश्व में जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और हम जनता को सीधे तौर पर शासन कार्य में भाग लेने के लिए मौका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, इतनी जनसंख्या सीधे तौर पे क्या बोलते हैं, शासन कार्य में भाग नहीं ले सकती है। पहले जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम था, इसलिए जनता को सीधे तौर पे शासन कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता था और ऐसे शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं आपका प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव नहीं है, इसलिए विश्व के अधिकतर देशों में परोक्ष गणतंत्र ही चलती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। वह प्रतिनिधि, चुनी हुई प्रतिनिधि जाके शासन कार्य में भाग लेता है, देश को चलाता है। ऐसे ही राष्ट्रों को परोक्ष गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत में भी आज़ादी मिलने के बाद से गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने का जो कार्य था वो शुरू हो गया था। और इसी संदर्भ में फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। सन 1946 में इंग्लैंड के 3 मंत्रियों का समूह, ठीक है, 3 मंत्रियों का समूह भारत आया था, भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए और भारत को स्वाधीनता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यह जो क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन आया था, उसके जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यह 3 मंत्रिमंडल थे जो कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए थे। और भारत में आने के बाद सबसे पहला कार्य उन्होंने जो किया वो संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किया कितने तारीख को? पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था। और इस बैठक का जो सभापतित्व कर रहे थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, यहाँ क्या बोलते हैं आपका जो सभापति 3 है, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन कहाँ के थे। ठीक है,
तो संविधान सभा के पहला बैठक जो था उसका सभापति सच्चिदानंद सिन्हा, और उसी बैठक में संविधान सभा का जो अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया वह किसको किया गया? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और सभा गठन होने से लेकर संविधान बनने तक कुल मिलाकर इस सभा का कुल मिलाकर 11 बार सभाएं आयोजित हुई। तो ये कुछ स्मरणीय बातें हैं जो हमें याद रखना है। तो यहाँ हम जान चुके कि संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा का प्रथम बैठक का सभापति थे, और उसी सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति गठन किया गया। उसके बाद जो यह संविधान सभा थी उसने क्या किया? एक प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप का मतलब होता है रूपरेखा, ढांचा। ठीक है, तो संविधान का जो एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सभा का गठन किया गया, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। और इस प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7। ठीक है, और इसका जो सभापति थे वे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को सभापति बनाया गया। और उनके साथ बाकी जो सदस्य थे वे लोग थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव और VP खैतान। ये कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। और यह जो प्रारूप समिति थी वह प्रारूप समिति अपने जोर शोर से, मेहनत से, लगन से 3 वर्षों तक काम किया, और 3 वर्षों के अंतराल में एक संविधान का प्रारूप बना के तैयार किया। और प्रारूप बना के तैयार करके 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा का अस्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके हाथों में सौंपा गया। और ठीक उसी दिन किस दिन? 26 नवंबर 1949 को संविधान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, और भारत को एक नया संविधान, अपना संविधान मिला। स्वाधीन भारत को एक अपना संविधान मिला। और लेकिन यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया? जी नहीं। कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, और ठीक उसी दिन से भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा मिला। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने इतना काम किया, भारत के लिए संविधान बनाया। संविधान बना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंपा, राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो कौन कौन सभापति थे याद रहेगा? पहला बैठक का सभापति सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के जो सभापति थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस तरह से यह जो पूरी टीम थी, इस टीम ने भारत के लिए एक नया संविधान बना के तैयार किया, स्वाधीन भारत का अपना संविधान, जिसको हस्ताक्षर किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि भारत तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो बीच का जो 3 वर्ष था आज़ाद होने से लेकर और भारतीय संविधान लागू करने तक, भारत को किस तरह से भारत की शासन व्यवस्था थी इसको किस तरह चलाया गया? तो जो 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, उसी अधिनियम के तहत भारतीय शासन व्यवस्था को चलाया गया। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था? तो जब अंग्रेज लोग ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे, तो भारतीय का शोषण कर रहे थे, जिसे भारतीय लोग आक्रोश में थे, अंग्रेजों से नाराज थे। तो भारतीय लोगों का आक्रोश को कम करने के लिए, भारतीय लोगों को शांत करने के लिए, ठीक है, भारतीय लोगों को जो हक था उसको देने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? एक अधिनियम बनाया था इंग्लैंड में 1935 में। उसी को ही भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। मतलब भारत को कैसे चलाया जाएगा, भारत के जो नीति नियम है वो कैसा होगा, ठीक है, किस नीति नियम के तहत भारत के शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, वह भारत अधिनियम 1935 में सब अंतर्निहित था। और उसी अधिनियम के तहत बीच का जो 3 वर्ष था 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के शासन व्यवस्था को चलाया गया। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आते हैं संविधान के आदर्श। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान के आदर्श छिपा हुआ है। कहाँ पे? प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान का आदर्श छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि भारतीय जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का विवेक कहा जाता है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही हुई थी वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आदर्श कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में ही पूरा भारतीय संविधान का रूपरेखा और छवि झलकती है। ठीक है, यही था भारतीय संविधान का प्रस्तावना। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है वो सबसे है पहला है वह है सार्वभौम संप्रभुता। सार्वभौम संप्रभुता। अब सार्वभौम संप्रभुता क्या होता है? किसी एक देश का कोई भी मैटर हो, कोई भी विषय हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, ठीक है, उसमें कोई भी तीसरा पक्ष, बाहरी शक्ति अंतर्भुक्ति नहीं कर सकता। कुछ भी निर्णय लेने का जो पावर होता है, क्षमता होता है, वह उस देश के पास रहती है। इसी शक्ति को सार्वभौम संप्रभुता कहा जाता है। मतलब किसी एक देश की सर्वोच्च शक्ति जो होती है कोई भी विषय में, उसी को ही सार्वभौम संप्रभुता कहा जाता है। जो दूसरा शब्द है वह है समाजवाद। अब समाजवाद को जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। समाजवाद क्या होता है? एक्चुअली में समाजवाद जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के आदर्शों पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, समाजवाद का मतलब होता है समानता समाज में। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भी भारतीयों को सामाजिक जो दर्जा है सबको समान रूप से दिया गया है। जो आय का आवंटन है, सामाजिक मान मर्यादा है, सबको बराबर रूप से दिया गया है। सबको समान अधिकार दिया गया, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसे ही आदर्शों को समाजवादी आदर्श कहा जाता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है? उस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। जितने भी धर्म के लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सबको संवैधानिक जो दर्जा है समान रूप से दिया जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है, उस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। भारत का भी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को संविधान से हमें समान अधिकार दिया गया है। ऐसे ही राष्ट्रों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, और ये भी शब्द हमारे प्रस्तावना में ही दिया गया है। इसके साथ ही भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा दिया है। गणतांत्रिक राष्ट्र मतलब हुआ कि जिस देश में जनता का शासन चलता हो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, ऐसे राष्ट्रों को गणतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत में भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्र को चलाते हैं, इसीलिए भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र कहा गया है प्रस्तावना में। ठीक है, इसके साथ ही भारत क्या है? गणराज्य है। ठीक है, अब गणराज्य क्या होता है? गणराज्य उस व्यवस्था को कहते हैं जिस व्यवस्था में जो राष्ट्र प्रधान होता है, ठीक है, वो अनुवांशिक नहीं होता है, वह भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो भारत के राष्ट्र प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या होते हैं? अनुवांशिक नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्र प्रधान होता है, ऐसे राष्ट्रों को